नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स की पहली यूनिट का एक टॉपिक कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। 3 बातों को आधार मानकर हम इसका अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी ऑफ कूलाम्स लॉ ऑन 3 बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाई डू वी नीड इट्स वेक्टर फॉर्म। हमें कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेकेंड, व्हाट इज कूलाम्स वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स के नियम का सदिश रूप क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड फाइनली एट लास्ट और अंतिम बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण का महत्व क्या है, इसकी सार्थकता क्या है। इन्हीं बेस पॉइंट्स को लेकर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कूलाम में जो नियम दिया वो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की व्याख्या करता है। कूलाम्स फोर्स इज द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अमंग द चार्जेस एंड वी ऑल नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है। सो टू एक्सप्रेस अ वेक्टर क्वांटिटी वी नीड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। फिर एक सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें कूलाम के नियम के सदिश रूप की आवश्यकता होती है। अब व्हाट वाज इट्स वेक्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स वेक्टर फॉर्म, इसका सदिश रूप क्या है, इसे हम यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक्स, वाई और जेड 3 एक्सेस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। हमने चार्ज ली है Q1 और Q2। इस एग्जाम्पल में यहाँ हम कूलाम के नियम को पढ़ते हुए Q1 और Q2 दोनों चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर हम कंडीशन लिखते हैं Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ है इट मीन्स Q1 और Q2 या तो आपको दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेंगे या तो दोनों नेगेटिव लेना पड़ेंगे। अगर आप -3 लोगे तो भी पॉजिटिव का 9 हो जाएगा, +3 लोगे तो भी पॉजिटिव का 9 हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस, नंबर इज ग्रेटर देन 0। ये जो संख्या है वो 0 से ज़्यादा बड़ी है। तो Q1 और Q2 दोनों यहाँ मैंने पॉजिटिव लिए हैं। Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। पॉजिटिव लेने का अर्थ है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। Q1 जब Q2 पर बल लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, इस साइड पर ज्यादा वेक्टर ना हो जाए, इसलिए वाकई ये जो वेक्टर है वो इसी साइड पर लगेंगे। लेकिन मैंने इसको बाहर लगाया है ताकि हम कॉम्प्लिकेटेड ना हो। Q1 अगर Q2 पर फोर्स लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको बाहर इस डायरेक्शन में फेंकने का प्रयास करेगा। तो मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ बनाया। फोर्स का नाम लिखना अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल डायरेक्शन देख रहे हैं कि बल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q1 पर बल लगाएगा तो Q1 को इस साइड में धकेल देगा। और मैंने इस वेक्टर से, ये वेक्टर दरअसल होना चाहिए इसी साइड पर, लेकिन मैंने इसको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए यहाँ, ठीक, ये ओरिजिन पॉइंट है। R1 पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है जो Q1 की स्थिति बता रहा है। R1 is telling about the position of Q1 that Q1 is R1 distance apart from origin point। Q1 मूल बिंदु से R1 दूरी पर है। इसी तरह Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q2 की स्थिति सदिश R2 है, तो यह मूल बिंदु से R2 दूरी पर है। R1 और R2 के वेक्टर, R1 R2 वेक्टर्स को मैंने यहाँ दिखाया है और इनकी डायरेक्शन को साइड पर दिखाया है। डायरेक्शन सारी साइड पर है, मतलब ये 0 से मूल बिंदु से Q1 इस डायरेक्शन में है, Q2 इस डायरेक्शन में है। अब Q1 और Q2 आपस में कुछ डिस्टेंस पर है, इनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो Q1 से Q2 की डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, Q1 से Q2 दूरी का जो परिमाण है वो मैंने R से डिनोट किया है। और परिमाण को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। Q1 से Q2 की दूरी R है। अब
अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे दो होंगे, विस्थापन सदिश मेरे दो होंगे। एक तो जब मैं Q1 से चल के Q2 की तरफ जाऊंगा तो एक विस्थापन सदिश मुझे बनाना पड़ेगा, और जब मैं Q2 से चलकर Q1 की तरफ आऊंगा तो दूसरा विस्थापन सदिश मुझे बनाना पड़ेगा, लेकिन दूरी चेंज नहीं होगी। चाहे मैं Q1 से Q2 जाऊं, चाहे Q2 से Q1 जाऊं, चलूंगा मैं R डिस्टेंस। ये जो टोटल डिस्टेंस R है Q1 और Q2 के बीच की, चलूंगा मैं R ही। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भले ही दो हों, जिन्हें मैंने अभी R12 रिप्रेजेंट करना मैं सिखाता हूँ, R12 और R21 से डिनोट किया है। इनका जो मैग्नीट्यूड है, दरअसल R12 और R21 बराबर है। R12 इक्वल टू R21। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, इनके परिमाण की बात करता हूँ, और ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगे? R के, दोनों ही इस R के बराबर हो जाएंगे। तो R को मैं एक सा ही बना लेता हूँ सब जगह, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये R, इसका मैग्नीट्यूड R के बराबर ही होगा। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है कि हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जब मैं विस्थापन सदिश की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा, तो ध्यान रखेंगे हम कि कहाँ से चले, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। Q1 और Q2 दोनों को मैं यहाँ उठा के लगा, मैं Q1 से Q2 चलता हूँ, मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, लेकिन इसको डिनोट मैं कहाँ से करूँगा? कहाँ से चले, R मैंने ऊपर ले लिया, कहाँ से चले? 1 से चले, कहाँ चले? 2 पे चले, 1 से चले, 2 पे चले। इस वेक्टर को मैंने नाम दिया R12। मान लीजिए मैं Q2 से Q1 पे चलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, विस्थापन सदिश की। अगर मैं Q2 से Q1 पर चलता हूँ तो फिर मैं, मेरी डायरेक्शन क्या है? Q2 से Q1। देखिए ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन डिनोट कैसे करूंगा? R बना लिया मैंने। R वेक्टर कहां से चला? 2 से चला। कहां की ओर चला? 1 की ओर चला। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊंगा, विस्थापन सदिश बनाऊंगा, तो ध्यान रखूंगा कहां से चला। कहां से चला? जो पहले, और दूसरा वाला जहां पहुंचा वो बाद में। जब मैं फोर्स बनाऊंगा तो मैं फोर्स में ध्यान रखूंगा कि कहां लगा। सिंबल के पहले F के पहले नंबर पर किसको लिखूंगा? कहां लगा, फोर्स कहां लगा। ये वाला फोर्स कहां लग रहा है? ये वाला फोर्स लग रहा है Q1 पर। कहां से लग रहा है? Q2 से लग रहा है। Q2 Q1 पर लगा रहा है, तो कहां लगा? Where we will apply the force on Q1। Q1 पर फोर्स लगा, मतलब 1 पर फोर्स लगा, तो फोर्स के साथ पहले मैं 1 लिखूंगा और फिर 2 लिखूंगा। 1 के बाद जो बच रहा है वो बाद में। ये जो फोर्स है उसको F21 क्यों लिखा, समझे आप? Q1 Q2 को बाहर की तरफ धकेलेगा, दोनों प्लस चार्ज है, तो फोर्स लगा कहां? Where we will apply the force? Force will be applied on Q2 चार्ज। फोर्स लगा कहां? Q2 पर। लगाया किसने? Q1 पर। तो कहां लगा पहले लिखना है? Q2 पर पहले लगा, तो मैंने लिखा F21। शायद आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन आ गया होगा, और यही महत्वपूर्ण चीज है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बस अब कुछ नहीं है, हम पहले लिखेंगे कूलॉम्स के नियम का स्केलर, और स्केलर फॉर्म क्या है? F इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज है Q1 इंटू Q2, बीच का डिस्टेंस है R और R का स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है। फिर आप समझ सकते हैं मैंने K नहीं लिखा है। अगर K नहीं लिखा है तो फिर मीडियम क्या है? व्हाट विल बी द मीडियम? मीडियम विल बी एयर और वैक्यूम। 1/4πε0। ये कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू कब रहती है? कूलाम के नियतांक की वैल्यू, नियतांक का मान ये कब रहता है? जब हमने मापन की पद्धति SI रखी हो, सिस्टम और मेजरमेंट SI हो। तो दोनों चीजें हम एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं। अब जब मैं वेक्टर फॉर्म बनाऊंगा तो मुझे यहाँ वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लूंगा तो मुझे यहाँ भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
ये या मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है। अब मैं पहला फोर्स लेता हूं F12 मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश ने बल लगाया। बल कहाँ लगा? पहले पर, तो मैंने F1, इसका अर्थ है पहले पर लगा, दूसरे ने लगाया। किस पर लगा वो पहले आता है जब मैं फोर्स की बात करता हूं, और जब मैं विस्थापन की बात करता हूं तो कहां से चले वो पहले आता है। तो मैंने F12 फोर्स को लगाया 1/4πε0 × Q1 × Q2 अपॉन R²। R ये अभी मैग्नीट्यूड है। अब मैं फोर्स की डायरेक्शन को दिखा रहा हूं। फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? ये तो मैग्नीट्यूड है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स की डायरेक्शन में है? कौन सा विस्थापन सदिश फोर्स की दिशा में है? ये 1-2 की डायरेक्शन देखो, यहाँ से 1-2 की डायरेक्शन ये। अब आपके पास विस्थापन सदिश दो है, R12 भी है जिसकी डायरेक्शन ये है, R21 भी है जिसकी डायरेक्शन ये है। मूल डायरेक्शन को मैंने साइड पर शो किया है। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन है 1-2 की, R21 की डायरेक्शन शायद ऐसी है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, इस विस्थापन सदिश की दिशा ऐसी है जो F12 के जैसी ही। तो फिर इसकी जब डायरेक्शन को हम व्यक्त करने जाएंगे, दिशा को व्यक्त करने जाएंगे, तो यहां मैं लिखूंगा R21 ही है जो इसकी डायरेक्शन में है, और यहां लगाऊंगा कैप। आप एलिमेंट से जानते होंगे कि R21 की मीनिंग क्या है, कैप की मीनिंग क्या है। कैप होता है यूनिट वेक्टर। जब हम कैप लगा देते हैं सिंबल पे, उसका मतलब है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश जो केवल दिशा बताता है। एकांक सदिश केवल दिशा बताता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलूंगा R वेक्टर, तो R वेक्टर बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड के इंटू R कैप। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाऊंगा तो ये वेक्टर बनेगा। जैसे अभी मैं मान लो लिख दूं आपको R12 वेक्टर, तो फिर मैं लिखना पड़ेगा मुझे इधर R12 इंटू R, फिर मैं आगे बना रहा R12 या लिखूंगा मैं R12 कैप। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिलाकर वेक्टर के बराबर हो जाते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा है। ये यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन बता रहा है? फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब चाहिए आगे F12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन R²। अब R21 कैप को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, देखो R21 अगर ये वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं R21, ये मैग्नीट्यूड अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और R21 कैप। मैग्नीट्यूड और वेक्टर, यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को दिखाता है, ये केवल मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और दोनों मिलके कंप्लीट वेक्टर हो जाते हैं। अगर ये है तो फिर मैं क्यों नहीं लिख सकता R21 कैप की जगह, ये R21 कैप निकालना चाहूंगा तो वेक्टर के नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मैं सिंपल करने के लिए R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड यहाँ नीचे आएगा। तो सिंपल करने के लिए, चूंकि यहाँ हम R21 R12 दोनों के मैग्नीट्यूड को R भी लिख सकते हैं, जो कि है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको R ही लिख देंगे। मतलब R21 वेक्टर इक्वल टू, इसको मैग्नीट्यूड को मैं सीधा लिख देता हूं R, क्योंकि R12 सब किसके इक्वल है? R के इंटू R कैप 21। तो अगर R कैप 21 का मान मुझे रखना है तो R को मैं नीचे लाऊंगा R21 अपॉन R। तो मैं लिख रहा हूं R21 कंप्लीट वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर था, अब मैं यहाँ कंप्लीट वेक्टर लिख रहा हूँ अपॉन R। R कहाँ आएगी? जब इसकी वैल्यू रखूंगा तो R नीचे आएगी, R नीचे आएगी तो यहाँ हो जाएगा R। अब R का R से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R, R³
और R21 पूरा वेक्टर, इसको हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन लिख देंगे। इसमें और इसमें फर्क देखेंगे, ये यूनिट वेक्टर है जो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन जब हमने इस यूनिट वेक्टर एकांक सदिश का मान रख दिया तो नीचे R क्यूब हो गया। ये भी कूलाम के सदिश नियम की विशेषता है। यहाँ अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डिस्टेंस क्यूब हो जाएगा। इसी तरह का एक्सप्रेशन हमें F21 के लिए करना पड़ेगा। देखिए आप, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं। अब F12 की जगह मैं 21 कर रहा हूं, यही चेंज कर रहा हूं। देखिए फोर्स मैंने लिया 21, फोर्स के लिए जब 21 लिखा है तो आप समझेंगे फोर्स जब हम लिखते हैं, फोर्स वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो पहला नंबर किसे देते हैं, कहां लगा, किस पे लगा होगा, ये दूसरे पे लगा होगा, पहले ने लगाया होगा, दूसरे पे लगा होगा, पहले ने लगाया होगा और इसने इसको बाहर धकेला होगा। तो ये मेरी डायरेक्शन है फोर्स की F21। तो F21 की डायरेक्शन ये वाली है जो यहाँ दिखाई है, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वही का वही, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। लेकिन अब आपको वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढूंढना है, वो विस्थापन सदिश ढूंढना है जो F21 की डायरेक्शन है। F21 की डायरेक्शन में आपके पास दो विस्थापन सदिश है, R12 R21, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो R12 है वो वेक्टर जिसकी दिशा F21 में है। तो R12 का एकांक वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, R21 की जगह क्या लिख देंगे, R12। अब बात वही की वही, यहाँ R21 की जगह मैं लिखूंगा R12, यहाँ भी लिखूंगा R12, यहाँ भी लिख दूंगा R12 लिख दूंगा। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो R के बराबर है, चाहे 12 हो चाहे 21 हो, बस मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी 21 की जगह मैं लिखूंगा 12, यहाँ भी 21 की जगह लिखूंगा 12। दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर है तो वो R के बराबर ही होगा। और जब मैं यहाँ से फिर निकालूंगा, अगर मैं निकालूंगा यहाँ से R12 कैप, अगर मैं R12 कैप यहाँ से निकालूंगा तो R12 कंप्लीट वेक्टर आएगा और इसके अपॉन में मुझे लिखना पड़ेगा R मैग्नीट्यूड। वही मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो फिर 21 फिर यहाँ भी चेंज हो जाएगा, वेक्टर 21 नहीं है। ये वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो इसको 12 लिखूंगा कंप्लीट वेक्टर। लेकिन कंप्लीट वेक्टर के साथ, जब यूनिट वेक्टर के साथ आएगा तो R स्क्वायर ही आएगा। कंप्लीट वेक्टर के साथ आपको बता चुका हूँ कैसे ये चेंजेस होते हैं। तो R12, इसको हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे और इसको हम फोर्थ एक्सप्रेशन लिख देंगे। कूलाम्स के लॉ के वेक्टर फॉर्म का ये फोर्थ एक्सप्रेशन है। और हम मैग्नीट्यूड R ही लिखते आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहे R12 हो चाहे R21 हो, सब किसके इक्वल होते हैं, R के इक्वल होते हैं। बिल्कुल भी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। आप अगर Q1 इंटू Q2 इज लेसर देन 0 लिखोगे, इज लेस देन 0 लिखोगे तो फिर Q1 एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव। Q1 Q2 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लोगे तो हमेशा वो 0 से छोटा हो जाएगा। अगर इस केस के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो इसको, आप बनाना Q1 को मान लो आप बना देते हो ये पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो आपके फोर्स बदलेंगे। पोजीशन वेक्टर तो कहाँ से चले, वही रहेगा, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, तो फिर ये एक दूसरे को खींचेंगे। ये प्लस है, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा वो उस पर लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी केवल। और फोर्स की डायरेक्शन से आप फिर 4 एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। वो एक्सप्रेशन अलग आएंगे, F21 और यहाँ भी R21 ही आएगा। जैसे F21 ये डायरेक्शन पलट जाएगी। अब देखो अगर ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे को खींचेंगे, तो खींचेंगे। ये फोर्स कौन सा है, दूसरे पे पहले के द्वारा लगाया गया, दूसरे पर पहले के द्वारा लगाया गया। तो दूसरे पर पहले के द्वारा अभी बाहर फोर्स लग रहा है, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होता तो खींचता ही, तो ये फोर्स भी यही हो जाता, ये फोर्स ये हो जाता, तो फिर इसकी और इसकी डायरेक्शन एक जैसी हो जाती है। R21 भी इस डायरेक्शन में, फोर्स की इस डायरेक्शन में। ध्यान रखना फोर्स बदलेगा, प्लस और माइनस करोगे अगर इन चार्जेस को Q1 Q2 को, तो फोर्स विल चेंज, नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो डिस्प्लेसमेंट तो वही का वही, 1 से 2 चलेंगे, 2 से 1 चलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी फोर्स कहाँ लगा, कहाँ लगा और किसके द्वारा लगाया गया। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना सीख जाते हो आप वेक्टर को, तो ये बड़ी आसान फॉर्म है। 4 फॉर्म आपको ये बन गए, 4 एक प्लस और माइनस करोगे तो 4 वहां बन जाएंगे। तो
8 हो जाएंगे। और भी कुछ लोग इसकी वैल्यू निकाल के देते हैं, जैसे R की वैल्यू आपको निकालनी है तो R की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इस R की वैल्यू को आपको निकालना, इस R की वैल्यू को आप निकालेंगे। देखें ये एक पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने R1 कहा है, ये पोजीशन वेक्टर R2 है, ये इनकी डायरेक्शन है दोनों की। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया ऐसे, और ये किसकी डायरेक्शन है, R12, देखिए ये R12 की डायरेक्शन है, तो ये R1। अगर आपको कहा जाए कि R12 निकालो, R1 पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर है, R1 और R2 दोनों स्थिति सदिश हैं, R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, निकालो, तो आप इसमें क्या लगा दोगे, त्रिभुज नियम, वेक्टर सन का ट्रायंगल लगाओगे, तो R12 ये जो ये एरो है ये R2 बराबर हो जाएगा आपके R1 प्लस R12। तो फिर अगर R12 की वैल्यू निकालनी हो तो फिर R1 इस तरफ आ जाएगा, R2 माइनस R1 इक्वल टू हो जाएगा R12। कुछ लोग R12 के प्लेस पर, जब ये वेक्टर लिखा है आपने R12, तो R12 की प्लेस पर ये भी लिखता, R12 जो मैग्नीट्यूड है वो R2 माइनस R1 भी लिख देते हैं। तो R³ जहां आपने लिखा है वो इसका यही तो मैग्नीट्यूड है R, तो इसको आपको R2 माइनस R1 क्यूब भी कहीं नहीं लिखा मिल सकता है, तो 4 फॉर्म वहां भी मिल सकते हैं। तो कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म को हम विभिन्न एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ कूलम्ब्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये कूलम्ब का सदिश नियम है, शायद आपको समझ में आया होगा। इसको बहुत दिमाग में पहले से ही गूढ़ धारणा नहीं बनाने की, तो बहुत बेकार है और कभी कभी पूछा जाता है। एक बार MP बोर्ड में आया, अगर पूछ लेगा तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे और इसकी आवश्यकता है। अभी आप समझेंगे, इसका हम इंपोर्टेंस पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंस पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसकी वेक्टर फॉर्म की आवश्यकता हमें थी। अब ये वेक्टर फॉर्म, सॉरी यहाँ F12 जो भी था कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे कि हमने देखा F12 और F21 में क्या फर्क था। आप एक्सप्रेशन दिखेंगे, यहाँ मिट चुके हैं, लेकिन आप एक्सप्रेशन दिखेंगे तो केवल फर्क था यूनिट वेक्टर का। तो लिख ही देता हूँ, F12 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ कैप थी R12 कैप। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था। जब हमने इसको पलटा थर्ड वाला F21, तो ये हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², और ये R21 कैप। क्या आप मानते हैं कि R12 R21 दोनों इक्वल डिस्टेंस, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं? बिल्कुल है, बराबर, दोनों ही R के बराबर है। R12 भी R के बराबर है, R21 भी R के बराबर है। तो फिर R12 और R21 वेक्टर में क्या अंतर है? जो अंतर R12 और R21 वेक्टर में होगा वही R12 कैप और R21 कैप में होगा। उससे केवल डायरेक्शन को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, उसी केवल दिशा को व्यक्त करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये अपोजिट हैं और इक्वल है। R12 और R21 अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं R12 कैप R21 कैप। बराबर है और विपरीत है, इक्वल है और अपोजिट है। तो भाई ये तो सब में एक जैसी, दोनों फोर्स में चाहे F12 हो चाहे F21, मतलब दूसरा पहले पे लगा ले या पहला दूसरे पे लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो चीजें ऐसी हैं कि यहाँ केवल फर्क पड़ता है। तो अगर ये एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं F12 F12 और F21 एक दूसरे के अपोजिट है और एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। न्यूटन का थर्ड लॉ 11th में आपने पढ़ा होगा, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये फिर न्यूटन के थर्ड लॉ के लिए एविडेंस नहीं दे रहा। कूलम्ब्स का जो वेक्टर फॉर्म है वो जब ये कि R21 R12 एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो फिर F12 भी F21 के इक्वल होगा और अपोजिट होगा, और फोर्स इक्वल और अपोजिट है, मतलब न्यूटन के थर्ड नियम के लिए एविडेंस प्रोजेक्ट करता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है
कूलाम्स लॉ प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रोजेक्टेड बाय न्यूटन। तो कूलाम्स का जो सदिश निरूपण है न्यूटन के तृतीय नियम के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। दूसरा, कूलाम का जो बल है वो केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स मतलब कूलाम का जो बल है वो केंद्रीय बल है। सेंट्रल फोर्स का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का अर्थ ये होता है कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइंस, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है और इनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल अगर इसी रेखा की दिशा में है, देखिए इसी रेखा पर कार्य कर रहे हैं दोनों बल, चाहे F12 हो चाहे F21 हो, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश ही काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बल को माना जाता है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल है। तो कूलाम का बल केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। क्यों? बिकॉज दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining both charges। कूलाम का जो बल है वो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है और जो भी ऐसे बल होते हैं उन्हें हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो कूलाम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये भी कौन प्रूव करता है? कूलाम के नियम का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ रिप्रेजेंट्स दैट अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल है। तो ये दो इसके इंपोर्टेंस हैं जो हम सदिश रूप के महत्व के संबंध में चर्चा करते हैं कूलाम के नियम की। तो इसलिए हम कूलाम के नियम को पढ़ते हैं, उसके सदिश फॉर्म को सीखते हैं। कूलाम के नियम की आवश्यकता क्यों है? आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, व्हाई डू वी नीड कूलाम्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स के सदिश रूप की कूलाम्स के नियम के सदिश रूप की आवश्यकता क्यों ही, सदिश रूप क्या है और सदिश रूप की सार्थकता क्या है, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में बन सकता है। इसके अलावा हम इसी के साथ पढ़ेंगे दो डिफरेंस जो शायद आपको आते होंगे, 11th से भी आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंस है चार्ज और मास में, चार्ज एंड मास। आवेश और द्रव्यमान में आपको 4 डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। आवेश और द्रव्यमान, आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या चीज ऐसी है जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होनी चाहिए? मास। बिना मास के अर्थ इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है क्योंकि उसके पास क्या है? मास है। ऐसे दो ऑब्जेक्ट, ऐसी दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान होता है वो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो बस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या जरूरी है? द्रव्यमान। तो आप अंतर लिख सकते हैं, द्रव्यमान किसका जनक है? गुरुत्वाकर्षण बल का जनक। द्रव्यमान होना गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आवश्यक है। मास इज नेसेसरी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत बल जब लगता है तो चार्ज की आवश्यकता होती है। ये आपका पहला डिफरेंस। आपने ये पढ़ा कि आवेश संरक्षित रहता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इवन दो Einstein equation is applied. Mass will transform into energy. Energy will convert it into mass. In that condition, law of charge conservation will be applied. इस कंडीशन में भी, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आवेश का क्षरण कभी नहीं होता, ये 100% हर परिस्थिति में संरक्षित रहता है। चार्ज इज ऑलवेज प्रिजर्व्ड, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन क्या द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है लेकिन द्रव्यमान हमेशा संरक्षित नहीं रहता है। आपने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी है, चर्चा हम कर चुके हैं। E = mc², E = mc²। इसका मतलब एनर्जी मास में बदल सकती है, मास भी एनर्जी में बदल सकता है। जब हम दो क्रियाओं को कराते हैं तो जितना मास, जितना द्रव्यमान
एक तरफ ही क्रियाओं का रहता है, एक तरफ ही क्रियाकारों का रहता है, उतना उत्पादों का, प्रोडक्ट का नहीं रहता है, तो फिर द्रव्यमान कहाँ गया? वो एनर्जी के रूप में निकल गया। तो द्रव्यमान हमेशा संरक्षित नहीं होता, आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आपने तीसरा पॉइंट ये पढ़ा कि आवेश क्वांटीकृत होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब क्या है? आवेश किसी भी वस्तु पर अगर होगा तो या तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इससे कम हो नहीं सकता, या इसके गुणा में 3.2 × 10⁻19 कूलाम, 4.8 × 10⁻19 कूलाम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन को टुकड़े नहीं कर सकते, हम पढ़ चुके हैं। तो चार्ज क्वांटाइज होता है, इसकी हर एक वैल्यू नहीं हो सकती। इसको मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, पुराने वीडियो लेक्चर्स में, जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। लेकिन मास की हर एक वैल्यू होती है। 2.2 मास होगा, 2.3 किलोग्राम होगा, 2.42 किलोग्राम होगा, 2.424 किलोग्राम होगा। तो मास की हर एक वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये क्वांटाइज नहीं होता। मास इज नॉट क्वांटाइज। मास क्वांटीकृत, जो द्रव्यमान है वो क्वांटीकृत नहीं होता। अगला आप डिफरेंस पढ़ेंगे फोर्थ, आपने पढ़ा हुआ है कि जब एक मास वाला ऑब्जेक्ट, उसको हम मोशन कराते हैं, बहुत तेज गति से मोशन कराते हैं, मैंने स्टोन या पत्थर के एग्जांपल से आपको बताया था, तो उसका मास चेंज होता है। वेग के साथ मास चेंज होता है। जब हम वेग बढ़ाते हैं तो मास में भी चेंज होता है, द्रव्यमान भी बदल जाता है। लेकिन क्या आवेश के साथ ऐसा होता है? सब पढ़ चुके हैं हम, बिल्कुल नहीं होता। तो मास, द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है। मास चेंज विथ वेलोसिटी, बट मास चेंज विथ वेलोसिटी, बट चार्ज has invariance property, it doesn't change with velocity। आवेश अचर होता है और ये वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये चार डिफरेंस आप चार्ज और मास में याद रख सकते हैं। एक और बेसिक डिफरेंस है, आपको सबको आता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज जीरो भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे तो चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन मास ना तो जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। जीरो अगर हो भी जाए तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट मास कैन नेवर बिकम नेगेटिव। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। एक ये क्वेश्चन आपको बन सकता है 4 या 5 नंबर में, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख के रखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के अंत में मैं आ रहा हूं, आपके पास दो तरह के फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, और एक 11th में आपने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो समानताएं भी देखनी है, असमानताएं भी देखनी है। वी विल ऑब्जर्व सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बोथ। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे समानताएं, सिमिलरिटीज। समानताओं में दोनों ही बल आपको मिलेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्शन कराता है, ये भी अट्रैक्शन कराता है। ये बात कुछ और है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन के साथ रिपल्सन भी कराता है, लेकिन उसको हम ले जाएंगे डिसिमिलरिटीज में। सिमिलरिटीज ये तो बनती ही है, ये भी आकर्षण बल है, ये भी आकर्षण बल है। बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। दोनों ही केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं कि जिन भी दो आवेशों के बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही हो, तो ऐसे बल केंद्रीय बल कहलाते हैं। द फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अप्लाइंग फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस और बोथ ऑब्जेक्ट्स। और यही फोर्स ग्रेविटेशनल स्वरूप में भी काम करता है। केंद्रीय बल ग्रेविटेशनल भी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। स्थिर विद्युत बल भी केंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी जिन दो पिंडों के बीच में, जिन दो वस्तुओं के बीच में लगता है, उन दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही काम करता है। थर्ड पॉइंट, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों ही संरक्षी बल हैं। संरक्षी बल, मान लीजिए मेरे पास एक Q1 चार्ज है
और Q2 चार्ज को मैं ऐसे घुमा के कहीं से भी यहाँ ले लिया, ये Q2 चार्ज है। तो Q1 Q2 चार्ज के बीच में अभी फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो फाइनल डिस्टेंस कितनी है R, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चार्ज को, आवेश को कौन से पथ से चलाकर ले गए हैं, पथ पर, मार्ग पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता कि उनके बीच का अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होगा, वो केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि फाइनली वो कितनी डिस्टेंस पर है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। यही की यही क्वालिटी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी होती है। दोनों ही फोर्स वैक्यूम में लग जाते हैं, निर्वात में लग जाते हैं। मीडियम का होना जरूरी नहीं है, अगर मीडियम नहीं है तो भी दोनों फोर्स काम करते हैं। ये इसकी सिमिलरिटीज हैं। इसके अलावा एक और बढ़िया सिमिलरिटीज दोनों में है। आप अगर इनके सूत्र को देखेंगे तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप देखेंगे तो भी G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रमवर्ग नियम का पालन करता है। मतलब दोनों ही फोर्स दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बोथ फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और बिटवीन द चार्जेस। तो ये सिमिलरिटीज है जो आपको दोनों स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में याद रखनी पड़ेगी। डिसिमिलरिटीज की बात करें तो पहले डिसिमिलरिटीज आपको मिल ही जाएगी। ये आकर्षण फोर्स भी है और प्रतिकर्षण भी है। इट इज अट्रैक्शन और रिपल्सन नेचर। इट इज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नेचर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली हैव नेचर ऑफ अट्रैक्शन। स्थिर विद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, आवेश। स्थिर विद्युत बल को आवेश उत्पन्न करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार है, मास। गुरुत्वाकर्षण बल को द्रव्यमान उत्पन्न करता है। चार्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपकी सेकेंड डिसिमिलरिटीज होगी। थर्ड डिसिमिलरिटी आपने पढ़ी है F इक्वल टू एस कूलाम कांस्टेंट है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ है F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिमिलरिटीज भी आपको, ये डिसिमिलरिटीज भी आपको समझ में आएगी। C की वैल्यू चेंज होती है जब हम मीडियम बदलते हैं। कूलाम का नियतांक बदल जाता है जब हम मीडियम बदलते हैं, SI में अलग, CGS में अलग। लेकिन ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो कभी नहीं बदलता। गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं बदलता, चाहे मापन की पद्धति कोई सी भी हो, मीडियम कोई सा हो। तो ये माध्यम पर डिपेंड करता है कूलाम का फोर्स। कूलाम फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, बट ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend upon nature of medium. G is universal constant. G सार्वत्रिक नियतांक है। कूलाम का जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, सभी जगह वो समान नहीं होता है। इस तरह से आप डिसिमिलरिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ सकते हो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, वीक होता है। क्यों? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैंने लेटर को बोर्ड पर लिख दिया, मैंने बोर्ड को रब किया। इन लेटर्स के और बोर्ड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये बीक के लेटर नीचे गिर जाना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, इसके बाद भी ये लेटर नीचे नहीं आ रहा है। मतलब इसके और बोर्ड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, वो ज्यादा शक्तिशाली है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और लेटर्स के बीच में लग रहा है वो कम शक्तिशाली है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर इन कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इनका बढ़िया एग्जांपल ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन,
आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनके अट्रैक्शन फोर्स को नापेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी नापेंगे। तो ऐसा देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power 39 times greater to ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना ज्यादा है। ऐसे ही जब हम प्रोटॉन को कंपेयर करते हैं तो रिपल्सन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज 10 to the power 40 times greater than ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻42 गुना ज्यादा होता है। तो फिर कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। इससे कंपैरिजन में ये वीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि गिव 4 सिमिलरिटीज और 4 डिसिमिलरिटीज बिटवीन कूलॉम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलॉम के बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में 4 समानताएं और 4 असमानताएं लिखिए। आपके 3 क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में हैं, तीनों को आप नोट्स बना के कॉपी में रखें। जो आप लोगों के पास शायद नोट्स हैं, उन नोट्स को इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद देखें, समझें, और अगर आपको डाउट आता है, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मैं अलग से डाउट्स के लिए वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।